मिल के पारस्परिक मांग सिद्धांत को पढ़ने के पश्चात पहले हम ऑफर कर्व या प्रस्ताव वक्र के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, जिससे मिल के पारस्परिक मांग सिद्धांत को एवं अन्य आगे आने वाली अवधारणा को हम आसानी से समझ पाएंगे। प्रस्ताव वक्र किसी देश के निर्यात योग्य उन वस्तुओं की मात्राओं को दिखाता है जिनके बदले में एक देश दूसरे देश की निर्यात योग्य वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। अर्थात जैसा कि तुम्हारे नोट्स में दिखाया गया है, व्यापार प्रस्ताव वक्र इंगित करता है कि किसी एक वस्तु की कितनी मात्रा एक देश की किसी अन्य वस्तु की कुछ मात्रा के बदले में देने को तैयार है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि हम किसी देश ए की निर्यात योग्य वस्तु कपड़ा मान लें और किसी देश बी की निर्यात योग्य वस्तु स्टील मान लें, तो देश ए कपड़े की कितनी मात्रा के बदले में स्टील की कितनी मात्रा स्वीकार करने के लिए तैयार है, यह प्रस्ताव वक्र का प्रत्येक बिंदु बताएगा। दूसरे शब्दों में प्रस्ताव वक्र अपने उत्पाद के विभिन्न सापेक्ष मूल्यों पर एक देश द्वारा दूसरे से मांगे गए एक विशेष वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है। इसकी जो अवधारणा है वो मार्शल और एजवर्थ द्वारा दी गई थी। अब हम ये मान लेते हैं कि दो देश हैं, ए और बी, और ए की निर्यात योग्य वस्तु क्लॉथ है, जबकि बी की निर्यात योग्य वस्तु स्टील है। देश ए अब हम देखें, रेखा चित्र में हमें साफ दिख रहा है, एक्स अक्ष पर हमने देश ए का एक्सपोर्टेबल लिया है और वाई अक्ष पर हमने देश ए का इम्पोर्टेबल अर्थात देश बी का एक्सपोर्टेबल। देश ए का जो इम्पोर्टेबल होगा अर्थात आयात योग्य होगा, वो देश बी का निर्यात योग्य होगा, क्योंकि हमने दो ही देश माने हैं। अब इस रेखा चित्र में इस रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर ए की निर्यात योग्य है जो कि कपड़ा है, और ए का आयात योग्य या बी का निर्यात योग्य वाई अक्ष पर है जो कि स्टील है। और ओपी लाइंस ओपी, OP1, OP2, OP3 दोनों वस्तुओं की कीमत अनुपात को दिखाता है। इसको हम कीमत अनुपात नहीं कह के दोनों वस्तुओं का विनिमय अनुपात कह सकते हैं। यदि मूल रूप में हम मिल के सिद्धांत को समझें तो उसने मुद्रा की अनुपस्थिति में वस्तु विनिमय से ये सिद्धांत समझाया था। इसको हम विनिमय अनुपात ओपी रेखा को हम कह सकते हैं। अब जैसे जैसे स्टील के बदले कपड़े की कीमत बढ़ती जाएगी, अर्थात स्टील की एक मात्रा के लिए कपड़े
की दी जाने वाली मात्रा कम होती जाएगी। दूसरे शब्दों में, कपड़े की एक इकाई के लिए स्टील की स्वीकार की जाने वाली मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ओपी का ढलान अधिक होता जाएगा, अनुपात का ढलान अधिक होता जाएगा, विनिमय अनुपात जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कपड़े की कीमत स्टील की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाती है, देश बी में कपड़े की मांग घटती दर से बढ़ती है। दूसरी ओर हम देखें तो देश ए बढ़ती दर पर स्टील की अधिक मात्रा को अवशोषित कर सकता है। अर्थात कपड़े की यदि अधिक मात्रा होगी तो स्टील, यदि वह कपड़ा एक्सपोर्ट करके अधिक मात्रा को स्वीकार करेगा तो वह अधिक स्टील खरीद पाएगा। अधिक स्टील की अधिक मात्रा को अवशोषित करने का मतलब है कपड़े की बढ़ी हुई कीमत पर वह स्टील अधिक मात्रा में खरीद सकेगा। रेखा चित्र में आप देखिए, कपड़े की OQ मात्रा के बदले पहले R बिंदु पर स्टील की RQ मात्रा A को मिल रही थी। अब कपड़े की कीमत बढ़ने के कारण कपड़े की OQ1 मात्रा के बदले स्टील की Q1 R1 मात्रा मिल रही है। इसी तरह कपड़े में Q1 Q2 वृद्धि करने के लिए स्टील में R1 R2 वृद्धि हो रही है, अर्थात R2 Q2 स्टील की मात्रा आयात की जा रही है। रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि कपड़े की मात्रा में वृद्धि कम दर से हो रही है तथा स्टील की मात्रा में वृद्धि, अर्थात इम्पोर्टेबल में की मात्रा में वृद्धि अधिक दर से हो रही है। इसी तरह हम पूरे रेखा चित्र को समझ सकते हैं। तो इन विनिमय अनुपातों की इस विशेष प्रवृत्ति के कारण ऑफर कर्व का जो ढलान है वो y अक्ष के प्रति अवनतोदर, या हम कह सकते हैं x अक्ष के प्रति उन्नतोदर हो जाएगा और यह धनात्मक ढलान का होगा। इसी प्रकार हम देश बी के ऑफर वक्र को परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें y अक्ष पर देश बी का एक्सपोर्टेबल है जो स्टील है और x अक्ष पर देश बी का इम्पोर्टेबल है जो कि क्लोथ है। यहाँ R, R1, R2 और R3 बिंदु विनिमय अनुपातों को दर्शाते हैं। OP, OP1, OP2, OP3 ये विनिमय रेखाएं हैं। इसी तरह इन विशेष प्रवृत्तियों, मूल्यों की विशेष प्रवृत्तियों के कारण देश बी का ऑफर कर्व y अक्ष के प्रति उन्नतोदर तथा x अक्ष के प्रति अवनतोदर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्रस्ताव वक्र की लोच को हम कल पढ़ेंगे।